सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो आपका पहले यूनिट का दूसरा टॉपिक है। 2 यूनिट समाप्त हो चुके हैं आपके, ये तीसरा यूनिट है। और टॉपिक में अगर देखा जाए तो क्रम से दूसरा यूनिट सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें जो पहला है प्रकारवाद, और प्रकारवादी विचारकों में रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोव्स्की और मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, इन तीनों के सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रकार्य की बात करें। प्रकार्य होता क्या है, पहले भी बता चुके हैं कि इकाइयों के मध्य सहयोगात्मक संबंध जिससे संगठन आए। तो कुल मिलाकर अच्छा कार्य, प्रकार्य मतलब उत्कृष्ट कार्य, अच्छा कार्य, ठीक, उपयोगी कार्य। तो प्रकारवादी विचारधारा के जो सिद्धांतकार हैं उनका मानना है कि समाज की संरचना में जितनी भी इकाइयाँ हैं, मतलब ईश्वर ने जितनी चीज़ बनाई है सबका काम अच्छा काम करना ही है, ठीक है, अर्थात सहयोग करना है और संगठन लाना ही काम है। ये संघर्ष की उपेक्षा करते हैं। जैसे संघर्षवादियों को जब आप पढ़ेंगे विचारकों को, तो वो हमेशा संघर्ष की बात करें, मतलब जहाँ भी समाज में कोई इकाई है, 2 इकाइयाँ हैं, तो उनके मध्य हितों को लेकर टकराव ही पाया जाएगा। इसी तरह प्रकारवादी विचारधारा के लोग प्रकार्य की बात करते हैं, अर्थात अच्छे कार्य की ही बात करते हैं, ठीक है, सहयोगात्मक संबंध की बात करते हैं, संगठन की ही बात करते हैं। तो सामान्यतः प्रकार्य का अर्थ अगर हम देखें तो समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उनके योगदान से है, जो वो समाज को करते हैं। समाज में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों का जो समाज को दिया गया योगदान होता है उसी को हम प्रकार्य कहते हैं। लेकिन समाज में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने और अनुकूल करने के लिए उन इकाइयों के सकारात्मक योगदान से ही लिया जाता है, उनके दुष्कार्य या कार्य से नहीं लिया जाता है। शरीर की संरचना को अगर देखें तो हमारे शरीर में तमाम अंग हैं, नाक है, कान है, गला है, आँख है, पेट है, हृदय है, फेफड़े हैं। ये मिलकर के शरीर को चलाते हैं। तो इनका जो शरीर को दिया गया योगदान है वही प्रकार्य है, इनका प्रकार्य कहलाएगा। तो शरीर के वे विभिन्न अंग शरीर व्यवस्था को बनाए रखने और अनुकूलन में जो अपना योगदान करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाएगा, इन इकाइयों का प्रकार्य कहा जाएगा। ठीक इसी तरह सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, विवाह, परिवार, नातेदारी, व्यक्ति समूह, संगठन, ये सब जो हैं मिलकर के समाज को संचालित करते हैं, समाज की संरचना को बनाए रखते हैं, संगठन लाते हैं समाज में, और उसके लिए जो भी ये कार्य करते हैं वो क्या कहा जाएगा, इनका प्रकार्य कहा जाएगा। तो अगर परिभाषा दी जाए प्रकार की, हालांकि परिभाषा ही पूछ सकता है, तो ये लिख लीजिए परिभाषा दोस्तों, प्रकार्य करके परिभाषा लिख लीजिए। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार किसी सामाजिक इकाई का प्रकार्य उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था को क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है। वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था को क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है। अर्थात प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उसे संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। जैसे कि ये उदाहरण, एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, इसमें 2 पहिए लगे हैं और ये तभी संचालित होगी जब ए, पी और क्यू ये तीनों मिलकर के ऐसा कार्य करें कि ये पूरी गाड़ी जो जिसको बी कहते हैं ये चलने में सक्षम हो पाए। तो जब ये तीनों योगदान करेंगे, ठीक है, अपना अपना कार्य करेंगे, मान लीजिए ए इंजन है, ये स्टीयरिंग है, आर जो है ड्राइवर है, ये तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे, प्रकार्य करेंगे, तो ही ये जो बृहत इकाई है बी वो चलायमान होगी। ठीक इसी तरह किसी परिवार में 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी, एक का काम कृषि करना है, एक का काम व्यवसाय है, एक का काम व्यापार है, चौथा मुखिया है।
ये चारों जब प्रकार करेंगे तो परिवार संचालित होगा, परिवार में संगठन आएगा और परिवार की उन्नति होगी, विकास होगा। इन चारों का जो भी योगदान होगा, अर्थात इस परिवार रूपी बड़ी इकाई को ये क्या कहा जाएगा? प्रकार्य कहा जाएगा। समझ में आया प्रकार्य? अब हम बात करेंगे प्रकार्य। एक और परिभाषा लिख दीजिए, किसी मर्टन की लिख दीजिए परिभाषा। मर्टन के अनुसार प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था का अनुकूलन करते हैं या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। मर्टन के अनुसार प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था का अनुकूलन करते हैं या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। लिखा आपने? तो प्रकार्य मतलब आप समझ गए। प्रकार की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, प्रकार का सबसे पहले जो है उल्लेख किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर का हमने आपको सिद्धांत पढ़ाया है, उद्विकासवादी सिद्धांत। उसमें जो उन्होंने सावयव की, जो मानव शरीर की बात की थी, ठीक है, उसका उल्लेख किया था, उसी में उन्होंने प्रकार का उल्लेख किया था। अर्थात वो समाज को सावयव की भांति ही एक अखंड व्यवस्था मानते हैं। जैसे सावयव है, हमारा शरीर है, उसमें विभिन्न अंग हैं, सब अंगों का अलग अलग काम है। ये अंग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक अंग का शरीर में एक विशिष्ट काम है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, ठीक है, नाक का काम है सूंघना या फिर सांस लेना, जीवा का काम है स्वाद लेना, हाथ का काम है काम करना, पैर काम है चलना। तो ये सभी जो है विशिष्ट इनका कार्य है। विशिष्ट अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से ही शरीर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। इनमें से अगर एक भी अंग काम करना बंद कर दे तो प्रकार या जो संरचना है वो दुष्प्रभावित होगी उससे। तो यही बात समाज में भी देखी जा सकती है। स्पेंसर ने कहा था कि यही सेम चीज़ समाज में देखी जा सकती है। समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है जो परस्पर व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये इकाइयाँ समाज की व्यवस्था चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो स्पेंसर ने अपने उद्विकास के सिद्धांत में बात कही थी, ठीक है, इसीलिए उनको उद्विकासवादी प्रकारवादी सिद्धांतकार के रूप में जानते हैं। और वे डार्विन के उद्विकासवाद से बहुत प्रभावित थे। मतलब एक दिशा में ही जो उन्होंने बताया था कि उद्विकास होता है। फिर दुर्खीम आते हैं। दुर्खीम ने प्रकारवाद का समाजशास्त्र में बृहत स्तर पर प्रयोग किया और इसको एक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक रूप से इन्होंने प्रकारवाद को प्रतिष्ठित कराने का जो अगर श्रेय किसी को जाता है, दुर्खीम को जाता है। हमने आपको दुर्खीम की रचना के बारे में बताया था। इन्होंने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, एक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मतलब श्रम विभाजन का सिद्धांत, और दूसरा जो हमने बताया था धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत। तो दुर्खीम ने भी समाज को एक जीवधारी माना था, जीवधारी की भांति ही माना था, जीव की भांति माना था, और कहा था कि जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है, कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं, वैसे ही समाज को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। और समाज की आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें ही प्रकार कहा जाता है। ये किसने कहा था? दुर्खीम ने कहा था। जैसे परिवार हो गया, धर्म हो गया, नातेदारी होगी, राजनीतिक संस्थाएं हो गई, आर्थिक संस्थाएं हो गई, ये समाज व्यवस्था को चलाने में अपना जो योगदान देते हैं वही उनका प्रकार है। हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में अरुस्टा जनजाति का अध्ययन किया था और उन्होंने धर्म का प्रकार खोजा था कि किस तरह से धर्म समाज में संगठन लाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि दुर्खीम से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। दुर्खीम से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने भी अपने प्रकारवाद को स्पष्ट करने के लिए सावयव का या समाज की समानता का सहारा लिया। मतलब जैसे हमारा शरीर है, इसके विभिन्न अंग हैं, इनके विभिन्न कार्य हैं,
लेकिन इनमें एकीकरण की भावना पाई जाती है, मतलब सब एकता की भावना से शरीर को संचालित करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमने आपको परिवार का उदाहरण दिया। एक परिवार में विभिन्न लोग हैं, इनका विभिन्न विभिन्न कार्य है, लेकिन इनमें एकता पाई जाती है जिससे कि परिवार रूपी संरचना संचालित होती है। ये किसका कहना था? रेडक्लिफ ब्राउन का कहना था। ये किसका कहना था? रेडक्लिफ ब्राउन का कहना था। रेडक्लिफ ब्राउन महोदय कहते हैं, प्रकार्यात्मक एकता की बात करते हैं, ठीक है। और ये संरचना के प्रकार की बात करते हैं, इसलिए इनको संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। जहाँ दुर्खीम सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं, वहीं रेडक्लिफ ब्राउन थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। यह समाज की आवश्यकताओं की जगह जो है समाज की आवश्यक दशाओं का वर्णन करते हैं। अर्थात समाज की कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, उनकी पूर्ति को ये प्रकार्य कहते हैं कि उनकी पूर्ति करने का जो कार्य होता है वो प्रकार्य है। विभिन्न जो समाज की संरचना में स्थित इकाइयाँ होती हैं, उन आवश्यक दशाओं की पहचान करती हैं और उनकी पूर्ति करती हैं, जिससे समाज में संगठन आता है। इसी को वो अपना प्रकार्यवाद कहते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहते हैं। तो एक आंशिक इकाई द्वारा, जो आंशिक इकाइयाँ हैं, या ए हो गया आंशिक इकाई है, पूर्ण इकाई को दिया गया वो योगदान जिससे संपूर्ण इकाई चलायमान होती है, सुचारू रूप से कार्य करती है, ठीक है। तो यही योगदान ए का जो रहेगा बी को, वो क्या कहलाएगा? ए का प्रकार्य कहलाएगा। अर्थात इनके कहने का अर्थ यह था सीधा सीधा कि भाई जितनी इकाइयाँ हैं ये सभी प्रकार्य करेंगी ही करेंगी, अर्थात इनमें एकीकरण पाया ही पाया जाएगा, ठीक है, जिससे समाज संचालित होगा, समाज में संगठन आएगा, वृहत इकाई संचालित होगी, समाज की संरचना सुचारू रूप से कार्य करेगी। इसके जरूरी है कि प्रकार्यात्मक एकता बनी रहे, अर्थात सभी इकाइयाँ अपना अपना प्रकार्य करें। आप लोग थोड़ा सा रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकार्यवाद को लिखिए जल्दी से। रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यवाद या संरचनात्मक प्रकार्यवाद लिख लीजिए। लिखिए, ब्राउन ब्रिटेन के मानवशास्त्री थे, उन पर दुर्खीम का प्रभाव था। उन्होंने भी अपने प्रकार्यवाद को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम की भांति ही मानव शरीर या सावयव का सहारा लिया। ब्राउन का मत है कि मानव समाज के अस्तित्व के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। ये आवश्यक दशाओं की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि दुर्खीम डायरेक्ट समाज की आवश्यकताओं की बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं? जिस प्रकार से जीवों अथवा सावयव को, आपने लिखा ब्राउन का मत है कि मानव समाज के अस्तित्व के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। जिस प्रकार से जीवों अथवा सावयव को जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यक दशाओं की पूर्ति जरूरी है। उन्होंने बताया कि शरीर की एक संरचना होती है जो अंगों के निश्चित संबंधों से बनती है, मतलब कहाँ कौन सा अंग होगा ये निश्चितता है, ये निश्चित दशाएं हैं जो निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं विभिन्न दशाओं में। तो निश्चित संबंधों से बनती हैं। जब तक एक सावयव जीवित रहता है उसकी संरचना में निरंतरता बनी रहती, मतलब ऐसा नहीं कि आज काम किया हाथ ने कल काम नहीं करेगा। निरंतरता बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बनी रहती है। ये निरंतरता शब्द को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अंडरलाइन है, जैसे कि आवश्यक दशाएं, शरीर की आवश्यक दशाएं, निरंतरता बनी रहती है, उसे ही जीवन कहते हैं। शरीर को जीवन प्रदान करने में प्रत्येक सेल या कोशिका या अंग की क्रिया होती है।
हर एक सेल कार्य कर रहा है तभी आप चल रहे हैं ना, पूरा शरीर चल रहा है। या अंग की क्रिया होती है और हर क्रिया का कोई न कोई प्रकार होता है। सेल भी कोई न कोई प्रकार कर रहा है। शरीर का एक एक अंग, एक एक रोम रोम कोई न कोई प्रकार कर रहा है। पैराग्राफ चेंज करिए। यही बात हम समाज में भी देख सकते हैं। सामाजिक संरचना में भी किसी भी क्रिया अथवा अंग जैसे या इकाई, जैसे दंड हो गया, दाह संस्कार, धर्म, परिवार, विवाह, राजनीतिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, इनके द्वारा इनकी कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। लिखिए, इनकी ये कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं तथा इनके द्वारा सामाजिक जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में योगदान दिया जाता है, जिसे इनका प्रकार कहते हैं। ब्राउन प्रकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, पैरा चेंज करके, कि किसी सामाजिक इकाई का प्रकार उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था को क्रियाशील बनाए रखने के लिए सामाजिक जीवन को देती है। इस प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है, जिसका कि वह एक भाग है। जैसा कि हमने आपको बताया, चाहे एक फैमिली का उदाहरण ले लीजिए, चाहे एक गाड़ी का उदाहरण ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, देश का, राज्य का, सबका उदाहरण ले सकते हैं। विभिन्न संस्थाएं मिलकर देश को चला रही हैं, विभिन्न राज्य मिलकर देश को चला रहे हैं, हर राज्य प्रकार कर रहा है। तो कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। पैरा चेंज करिए। प्रकार की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है, जिसे हम प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं। जो सिद्धांत दुर्खीम ने दिया, जो सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रकार्यात्मक एकता की बात कहते हैं, एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रकार की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है, जिसे हम प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं। प्रकार्यात्मक एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग साथ साथ कार्य करते हैं और उनमें पर्याप्त मात्रा में समानता या आंतरिक एकता बनी रहती है। अर्थात उनमें इस प्रकार का संघर्ष नहीं होता कि जिन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सके। मतलब थोड़ा बहुत संघर्ष होगा तो भी इन पर नियंत्रण किया जा सकता है आसानी से। इस प्रकार समाज व्यवस्था में प्रकार्यात्मक रूप से परस्पर निर्भर इकाइयाँ होती हैं और प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान होता है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा किया जाता है। ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकारों को बताना है। ये रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवाद या संरचनात्मक प्रकारवाद है। इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी लिख लीजिए। मर्टन इनके प्रकार्यात्मक एकता की आलोचना करते हैं और आलोचना करते हुए कहते हैं कि समाज में जितनी इकाइयां हैं, जरूरी नहीं है भैया कि वो सभी सहयोग ही करें। जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं तो इनमें से एक भाई दुष्ट निकल सकता है, हो सकता है वो सहयोग ना करे। अगर ये सहयोग नहीं कर रहा है तब भी विभिन्न इकाइयां अपना प्रकार करके परिवार को चलाती हैं। तो ये मर्टन ने कहा कि आवश्यक नहीं कि सभी इकाइयां सहयोग ही करें। ओके, तो प्रकार्यात्मक एकता की आलोचना करते हुए मर्टन कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि समाज की सभी इकाइयां सहयोग ही करें, अर्थात अपना प्रकार ही करें। हो सकता है कि एक भाई दूसरे भाई से युद्ध हमेशा करता हो,
या पिता से अच्छे संबंध न हो उसके। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या किया, मर्टन के अनुसार जो संघर्ष की बात है उसकी अवहेलना की, उसकी उपेक्षा की। इसलिए संपूर्णता नहीं है इनके सिद्धांत में, मर्टन ने ये कहा है ना। महत्व लिख लीजिए या निष्कर्ष में लिखिए कि आलोचनाओं के बावजूद भी रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यवादी सिद्धांत को एक नया आयाम दिया, जो परिवर्ती समाजशास्त्रियों के लिए एक बेहतर मापदंड प्रस्तुत करता है। यह रेडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद था। अब लिखिए मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद, जिसको अपरिहार्य प्रकार्य भी कहते हैं, अर्थात प्रकार्य कोई भी इकाई जहाँ भी रहेगी वहाँ पर ये प्रकार्य करेगी ही करेगी, कहीं भी रहे। ये सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की बात करते हैं, मतलब कहीं भी कोई इकाई जाएगी, मोमबत्ती जाएगी, कहीं भी जाएगी, वो प्रकाश देने का ही काम करेगी। ये कौन कहता है? मैलिनोवस्की कहते हैं, ठीक है। और मानव आवश्यकताओं का एक पुतला है, संस्कृति की बात करते हैं। मानव ने जितनी भी चीज़ें अपने आवश्यकता के लिए बनाई हैं उनको सम्मिलित रूप से संस्कृति कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? संस्कृति के विभिन्न तत्वों का मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो मानव को केवल आवश्यकताओं का एक पुतला बना दिया है इन्होंने कि जितनी भी चीज़ें हैं समाज में वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हैं। ये मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद का सिद्धांत है। अब इनको भी लिख लीजिए आपने, बस यही है इनका सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा कुछ है नहीं। थोड़ी सी आलोचना इनकी मर्टन ने की है। आलोचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 बातों को ध्यान रखेंगे। पहला तो मानव आवश्यकताओं का पुतला है, मतलब जितनी बातें हैं, जितने इकाइयाँ हैं, सब आवश्यकताओं की पूर्ति ही करती हैं समाज की या व्यक्ति की। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? अपरिहार्य प्रकार्य, मतलब प्रकार्य करना ही करना है। अगर कोई भी इकाई अपना प्रकार्य नहीं करती है तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और चौथी बात सार्वभौमिक प्रकार्य, मतलब जहाँ जाएंगी अपना प्रकार्य करेंगी, जिस जगह जाएंगी अपना प्रकार्य करेंगी। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। तीनों बातों को समझेंगे। इसके पहले कि हम समझें इन तीनों को, आप थोड़ा सा लिख लीजिए मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद। मैलिनोवस्की के अनुसार मानव और पशुओं में प्रमुख अंतर यह है कि मानव के पास संस्कृति है। इस संस्कृति का निर्माण उसने अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। वे हैं शरीर, पोषण, प्रजनन, शरीर का पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य। ये 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं मानव की। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मानव ने संस्कृति के विभिन्न तत्वों का निर्माण किया। इन्हीं तत्वों को सम्मिलित रूप से संस्कृति कहा जाता है। इसलिए संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं है। वह मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है। मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है, मतलब इन्होंने अनिवार्य बता दिया। क्या अनिवार्य बता दिया? मतलब इकाइयों का कार्य या प्रकार्य आवश्यकता की पूर्ति करना है ना। इसको ये जोर देकर कहते हैं, करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए, मतलब अस्तित्व को संकट आ जाएगा। मतलब कि इनका कहने का अर्थ था, मर्टन भी बाद में आलोचना करते हैं और कहते हैं इनका कि भैया 4 लोग हैं एक परिवार में, ABCD, इन चारों मिल कर के प्रकार्य कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें से एक भाई अगर बीमार पड़ जाए, काम न कर पाए, आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, तो क्या ये तीनों भाई मिल करके एक को बाहर भगा देंगे, मतलब मार डालेंगे इसको? ऐसा नहीं होगा ना। तो बाद में चलिए मर्टन की आलोचना ही पढ़ेंगे। आप समझते चलिए, कोई मिलाकर आलोचना से ही बात समझ में आती है पूरी। जब तक
आप आलोचना नहीं पढ़ेंगे किसी भी सिद्धांत की, तब तक आपको सिद्धांत पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकता है। तो हमने कहाँ तक लिखवाया, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मानव ने संस्कृति के विभिन्न तत्वों का निर्माण किया, इसलिए संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं है, वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। संस्कृति मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही उसका शारीरिक, मानसिक और अंततः बौद्धिक अस्तित्व कायम रखती है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार, स्वरूप तथा संगठन में भिन्न भिन्न समाजों में अंतर हो सकता है। संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक प्रकार का संगठन पाया जाता है, क्योंकि वे सभी या अंततः मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण आपस में संबंधित हैं। ये सभी मिलकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी एकता की बात करते हैं कि सब एक होकर एकीकरण के माध्यम से समाज के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो संस्कृति के अध्ययन के द्वारा हम संस्थाओं को और संस्थाओं के अध्ययन के द्वारा समाज को समझ सकते हैं। मैलिनोव्स्की ने बताया कि कुछ संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाएं ऐसी हैं जो सभी समाजों में पाई जाती हैं, क्योंकि मौलिक आवश्यकताएं सभी समाजों में पूरी करनी होती हैं, या ये सभी समाजों की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। चूँकि मैलिनोव्स्की सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर अधिक जोर देते हैं, अतः उनके दृष्टिकोण को सांस्कृतिक प्रकार्यवाद कहते हैं। पैरा चेंज करिए। मैलिनोव्स्की के प्रकार्यवाद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें मनुष्य को आवश्यकताओं का पुतला मात्र बना लिया गया है, जो कि मानव की उच्चतर भावनाओं और आदर्शों की अवहेलना करता है। कई ऐसे कार्य भी हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं करता, बल्कि समाज के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए करता है। जैसे पैर छूना, ये एक आदर्श है, न कि आवश्यकता। बड़ों का आदर करना, ये एक आदर्श है, न कि आवश्यकता। तो ये कहते हैं ये सिर्फ आवश्यकताओं की बात करते हैं, मानव के उच्चतर आदर्शों की बात नहीं करते। इसके अलावा मर्टन इनकी आलोचना करते हैं, इनके सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई इकाई किसी समाज के लिए अच्छी हो या प्रकार्यात्मक हो, तो वह सभी समाजों के लिए प्रकार्यात्मक हो। वह दूसरे समाजों में विघटन भी ला सकती है। अतः प्रकार्य समाज सापेक्ष अवधारणा है। प्रकार्य समाज सापेक्ष अवधारणा है। जैसे हमने आपको बताया, मोमबत्ती का उदाहरण दिया कि आपके यहाँ तो वो प्रकाश देने का काम कर रही, हो सकता है किसी और का घर जला दे, वो तो हमेशा प्रकार्य कर रहे हैं, संभव नहीं है ना। जैसे मसाई जनजाति हमने आपको बताया था, वो कोई अगर उसके यहाँ पहुँचता है तो उसके ऊपर थूकती है, चेहरे पर थूकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप भी अगर किसी के ऊपर थूकें तो उससे भी समाज में संगठन आए। वहाँ के समाज में तो संगठन आएगा। सिक्किम की लेप्चा जनजाति है, अफ्रीका की मसाई जनजाति है, वहाँ पर चेहरे पे थूकना एक अच्छा काम माना जाता है, ये सम्मान की बात मानी जाती है। लेकिन आप अगर इलाहाबाद में थूकते हैं किसी के ऊपर तो वो विघटन लाएगा, उससे मार झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो और जो अनिवार्यता की बात की कि सभी इकाइयाँ प्रकार्य करेंगी ही करेंगी, नहीं करेंगी तो वो अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसका, इसकी भी आलोचना मर्टन करते हैं और कहते हैं कि समाज की इकाइयों में
प्रकार्यात्मक अनिवार्यता या अपरिहार्यता नहीं पाई जाती, बल्कि प्रकार्यात्मक विकल्पता पाई जाती है। मतलब विकल्प कोई ना कोई होता है। मतलब एक इकाई अगर काम नहीं करेगी अपना, तो उसका स्थान दूसरी इकाई कर देगी। ठीक है, अपने प्रकार की अगर पूर्ति करना बंद कर दे एक कारण, किसी कारणवश कोई इकाई, तो समाज के लोग उसे बाहर नहीं करेंगे, बल्कि समाज में किसी न किसी कोने में उसका अस्तित्व बना रहेगा। वो अपना इलाज करवाता रहेगा भैया, और उसका जो काम है उसकी पूर्ति कोई दूसरी इकाई करने लगेगी। शरीर में भी अगर हम बात करें, अगर किसी का हाथ डैमेज हो जाता है, कोई विकलांग हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि शरीर नहीं संचालित होती, उसका कार्य कोई न कोई विकल्प, या दूसरा हाथ या पैर से वो कोई कार्य करेगा, या कोई न कोई विकल्प उसको मिल ही जाएगा, कृत्रिम या प्राकृतिक। तो ये मालिनोव्स्की का प्रकार्यवाद था, जिसकी की आलोचना भी आपने देखी। महत्व में निष्कर्ष में लिख लीजिएगा कि मालिनोव्स्की का प्रकार्यवाद प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों के लिए या परिवर्ती समाज शास्त्रियों के लिए एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और अध्ययन के लिए व्यापक सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। अब मर्टन का प्रकार्यवाद लिखिए। मर्टन का प्रकार्यवाद काफ़ी कुछ आपने देख भी लिया, इसलिए अभी थोड़ा सा लिखना शुरू करिए। इनका जहाँ सिद्धांत आएगा वहाँ हम आपको थोड़ा समझा देंगे। लिखिए, ये अपने पूर्व के विद्वानों से, जितने समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार्यवाद दिया था, उनसे बड़े प्रभावित थे। उनके प्रभाव में आकर इन्होंने उनका अध्ययन किया और सारांश दिया। ये बातें हैं जो प्रकार्यवाद में लोगों ने कही हैं, और सारांश के अंतर्गत 3 बिंदु इन्होंने बताए: सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता और प्रकार्यात्मक एकता, जो हमने अभी पढ़ी अपने जो रेडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की के सिद्धांत में तीनों चीज़ें पढ़ी। इसकी कट आलोचना करते हैं, और आलोचना कर के इसके नकारात्मक बिंदुओं को ही बताते हैं। ये जो इनका कहना था कि हम इसके पहले जितने समाजशास्त्री थे उन्होंने केवल सकारात्मक बातें ही की, प्रकार, अच्छा कार्य, महत्व, योगदान, यही बात की। लेकिन संघर्ष की उपेक्षा की, नकारात्मक बातों की अवहेलना की, जिसके कारण कि इनके सिद्धांत संपूर्ण नहीं हैं। संपूर्ण क्या होगा तब? वो फिर आचार संहिता और रूपरेखा के माध्यम से व्याख्या करते हैं अपने प्रकार्यवादी सिद्धांत की। तो लिखिए कि मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द फंक्शन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और फंक्शन का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। किंतु समाजशास्त्र में फंक्शन शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था तथा उनकी इकाइयों के मध्य पाए जाने वाले संबंध के आधार पर किया जाता है। किंतु मर्टन अपने प्रकार्यवाद की व्याख्या करने से पहले, अपनी प्रकार्यवाद की सिद्धांत को देने से पहले, अपने से पहले के प्रकार्यवादियों जैसे टालकाट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनोव्स्की आदि विद्वानों की प्रकार्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उनका सारांश निकालते हैं और उसे 3 बिंदुओं में समाहित करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। लिखिए, पहला प्रकार्यात्मक एकता। प्रकार्यात्मक एकता, पहले के प्रकार्यवादी अपने प्रकार्यवाद में, हेडिंग डालिए प्रकार्यात्मक एकता। मर्टन के अनुसार पहले के प्रकार्यवादी अपने प्रकार्यवाद में इकाइयों के मध्य पाए जाने वाले सहयोगात्मक संबंध को ही महत्व देते हैं। अतः उनका प्रकार्यवाद केवल प्रकार्यात्मक एकता की बात करता है। दूसरा, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद।
हेडिंग डालिए। मर्टन के अनुसार पहले के प्रकारवादी अपने प्रकार में सार्वभौमिक प्रकार की बात करते हैं। उनके अनुसार कोई भी इकाई किसी भी व्यक्ति या समूह के पास जाएगी तो उसके किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करेगी, अर्थात समाज में सहयोग एवं संगठन लाएगी। तीसरा, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। मर्टन के अनुसार पहले के प्रकारवादी अपने प्रकार में प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार व्यवस्था की किसी भी इकाई को यदि अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसको प्रकार्य करना ही होगा, अपरिहार्य है कार्य करना। पैरा चेंज। मर्टन अपने प्रकारवाद के दूसरे चरण में, मतलब सिद्धांत देने के पहले दूसरे चरण में उपर्युक्त तीनों बिंदुओं की आलोचना करते हैं। पहले बिंदु की आलोचना करते हुए कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था में विभिन्न इकाइयां पाई जाती हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि वे सभी इकाइयां सदैव एक दूसरे का सहयोग करें। मतलब कोई पश्चिम बंगाल भी हो सकता है, कोई उत्तर प्रदेश और उड़ीसा भी हो सकता है जो केंद्र का लगातार सहयोग कर रहे हैं, है ना। कोई पश्चिम बंगाल भी हो सकता है, कोई जम्मू कश्मीर भी हो सकता है पुराना वाला। समझ रहे हैं ना इस बातों को। तो मर्टन अपने प्रकारवाद के दूसरे चरण में उपयुक्त तीनों बिंदुओं की आलोचना। कोई वैश्विक व्यवस्था में देखें, यूएनओ में तो कोई चाइना हो सकता है, कोई इजराइल हो सकता है, कोई भारत हो सकता है जो हमेशा प्रकार ही करता रहता है अपना। तो कहाँ लिखा आपने, जब भी आप कोई सिद्धांत पढ़ें माइंड में आपको कोई ना कोई उदाहरण आ जाना चाहिए जिसको आप एग्जाम में लिखें। मर्टन अपने प्रकारवाद के दूसरे चरण में उपयुक्त तीनों बिंदुओं की आलोचना करते हैं। पहले बिंदु की आलोचना करते हुए कहते हैं किसी व्यवस्था में विभिन्न इकाइयां पाई जाती हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि वे सभी इकाइयां सदैव एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि कभी कभी कुछ इकाइयों के मध्य संघर्षात्मक संबंध भी पाया जाता है। वो व्यवस्था को विघटित करने का कार्य कर सकती हैं, किंतु पूर्व के प्रकारवादियों ने इकाइयों के मध्य पाए जाने वाले संघर्ष को महत्व नहीं दिया। कौन कहता है? मर्टन कहते हैं। पैराचेंज। दूसरे बिंदु की आलोचना करते हुए मर्टन कहते हैं कि सार्वभौमिक प्रकार जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि यदि कोई भी इकाई किसी समाज के लिए प्रकार्यात्मक हो तो सभी के लिए वह प्रकार्यात्मक हो। दूसरे समाजों में वह विघटन भी ला सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, मसाई जनजाति जो चेहरे पर थूकती है, अफ्रीका की मसाई जनजाति है, या फिर सिक्किम की लेप्चा जनजाति है, उनमें भी थूकने की प्रथा विद्यमान है। या फिर उदाहरण हमने आपको दिया मोमबत्ती का, वो हमेशा प्रकाश ही थोड़ी देगी, कहीं पे जाके जला भी दे सकती है। तो दूसरे समाजों में वो विघटन भी ला सकती है। डायनामाइट कहीं अगर पहाड़ तोड़कर सड़क बना सकता है, आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद कर सकता है, तो वही दूसरी तरफ वह लोगों को मार भी सकता है। रेलवे ने अगर अंग्रेज़ों का साथ दिया उनका विकास करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान कच्चा माल पहुंचाने में, तो वहीं उन्होंने उनके अगेंस्ट भी कार्य किया, उनके लिए हमेशा प्रकार्य ही नहीं किया। उनके अगेंस्ट क्या काम किया? यहाँ पर आंदोलनकारियों के लिए काफ़ी सरल हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करना, सूचनाएं पहुँचाना, आंदोलन में भीड़ इकट्ठा करना। तो वही बात यहाँ पर समझाई है मर्टन ने। तीसरे बिंदु की आलोचना, पैराचेन। तृतीय बिंदु की आलोचना करते हुए मर्टन कहते हैं कि प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता जैसी कोई भी अवधारणा नहीं होती है,
क्योंकि यदि कोई भी इकाई किसी कारणवश अपने प्रकार्य की पूर्ति करना बंद कर देगी तो समाज के लोग उसे बाहर नहीं करेंगे। समाज में किसी न किसी कोने में उसका अस्तित्व विद्यमान रहेगा। जैसे उत्तर कोरिया का अस्तित्व है, विद्यमान है, तथा उसके प्रकार की पूर्ति कोई दूसरी इकाई करने लगेगी। इसलिए इकाइयों में प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता नहीं पाई जाती है, अपितु प्रकार्यात्मक विकल्पता पाई जाती है। विकल्प होता है उसका कुछ न कुछ। जैसे घर का उदाहरण मैंने दिया, 4 लोग हैं, एक बीमार हो गया तो उसके अगर कृषि कार्य करता है वो, तो खेती का काम कोई और देख लेगा उसके। ऐसा नहीं खेती नष्ट हो जाएगी और वो आदमी जो है उसको निकाल के बाहर कर देंगे लोग। अब लिखेंगे, मर्टन कहते हैं यदि किसी प्रकार का अध्ययन करना हो तो इसके लिए उस समाज के आचार संहिता और संस्कृति या रूपरेखा का अध्ययन करना आवश्यक है। मर्टन क्या कहते हैं कि यदि किसी प्रकार का अध्ययन करना हो या समाज का अध्ययन करना हो तो उस समाज की आचार संहिता और संस्कृति का अध्ययन करना आवश्यक है। तो मर्टन का कहना था भैया कि समाज सापेक्ष होता है। कोई भी इकाई होगी, कोई भी प्रकार होगा, वो समाज सापेक्ष होता है, वो सार्वभौमिक नहीं होगा, समाज सापेक्ष होगा। और जब तक हम किसी विशेष समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वहाँ के नियम कानून हैं, क्या वहाँ पे आचार संहिता है, कैसी संस्कृति है, कैसी विचारधारा है, कैसे लोग हैं, तब जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम प्रकार का अध्ययन नहीं कर सकते, इकाइयों का या संरचना का अध्ययन नहीं कर सकते। तो कहाँ लिखा, कहाँ तक आपने लिखे? मर्टन अपने प्रकारवाद के तीसरे चरण में, पहले चरण में क्या किया, सारांश निकाला। दूसरे चरण में उन सारांशों का तीनों बिंदुओं की आलोचना की। तीसरे चरण में प्रकारवाद का संशोधित रूप प्रस्तुत करते हैं। पहले बुराई करते हैं, फिर संशोधन करते हैं और प्रकारवाद का अपना सिद्धांत देते हैं। तो संशोधित प्रकारवाद भी कहा जाता है इनके प्रकारवादी सिद्धांत को। तो मर्टन अपने प्रकारवाद के तीसरे चरण में प्रकारवाद का संशोधित रूप प्रस्तुत करते हैं और उसे आचार संहिता और रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मर्टन के अनुसार यदि किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था और उनकी इकाइयों के प्रकार का अध्ययन करना है, सामाजिक व्यवस्था, संरचना या उनकी इकाइयों के प्रकार का अध्ययन करना है, तो सर्वप्रथम उस समाज की आचार संहिता का अध्ययन करना होगा, अर्थात वहाँ के नियम कानूनों को जानना होगा और फिर उन्हीं नियम कानूनों के माध्यम से उस सामाजिक व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के प्रकार का आकलन करना होगा कि आचार संहिता के अनुसार कोई इकाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब किसी समाज में विवाह की प्रचलित व्यवस्था है कि एक विवाह पाया जाएगा, तो वो आचार संहिता है एकल विवाह की। लेकिन कोई आदमी कई विवाह कर रहा है, 10 विवाह कर ले रहा है, तो देखेंगे आचार संहिता तो कह रही है एक ही विवाह, तो ये क्या कर रहा है, आदमी दुष्प्रकार्य कर रहा है। यहाँ पे जो विवाह जो संस्था है ये दुष्प्रकार्य कर रही है, अपना प्रकार्य नहीं कर रही है। तो प्रकार का अध्ययन समाज सापेक्ष होगा। कहीं कहीं बहुविवाह प्रचलित है तो वहाँ पर तो ये प्रकार्य कर रही है वहाँ की आचार संहिता के अनुसार। तो इसलिए आचार संहिता, आवश्यकता या रूपरेखा का अध्ययन करना किसी समाज की आवश्यक है अगर हमको समाज के प्रकार की व्याख्या करनी है या अध्ययन करना है। क्योंकि प्रकार्य समाज सापेक्ष होता है, अतः उस समाज के नियम कानूनों के अनुसार ही विभिन्न इकाइयों के प्रकार का यथार्थ अध्ययन संभव हो सकेगा। इसके पश्चात पैराग्राफ चेंज करिए। मर्टन अपने प्रकारवाद की व्याख्या में एक रूपरेखा बनाते हैं और इसे विभिन्न बिंदुओं में समाहित करते हैं और कहते हैं कि इस रूपरेखा के माध्यम से किसी भी व्यवस्था तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के प्रकार का
अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात ये एक आदर्श प्रारूप बनाते हैं जिसको रूपरेखा कहते हैं, और इस रूपरेखा के माध्यम से ही किसी व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए ये बताते हैं। मतलब दो चीज़ें बताते हैं, एक आचार संहिता उस समाज की क्या है, दूसरा कुछ रूपरेखा है, उनमें कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर चल करके अगर इन बिंदुओं के अनुसार चला जाए तो किसी समाज की संरचना या प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है। वे बिंदु क्या क्या हैं लिखिए। वो बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला उस मद की पहचान करें जिसके प्रकार का अध्ययन करना है। जैसे विवाह का अध्ययन करना है या परिवार का अध्ययन करना है तो परिवार की पहचान करें, उस परिवार की पहचान करें जिसके प्रकार का अध्ययन करना है। क्योंकि व्यवस्था में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं और विभिन्न इकाइयों के प्रकार का अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता है, अतः किसी एक इकाई का पहचान करना होगा। ठीक है, तो जिस इकाई के प्रकार का अध्ययन करना है उसकी पहचान करना, तो जिसके प्रकार का अध्ययन करना है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, उस इकाई के संदर्भ में उद्देश्य और प्रकार दोनों को अलग करना होगा, क्योंकि उद्देश्य व्यक्ति सापेक्ष होते हैं और प्रकार समाज सापेक्ष होता है। अतः उस इकाई का अध्ययन व्यक्ति सापेक्ष नहीं अपितु समाज सापेक्ष करना होगा। हो सकता है उसने बहुविवाह कर लिया हो जो उसके लिए सही हो, उसका जो उद्देश्य हो सकता है पहली बीवी से बच्चे नहीं हो रहे हों, तो इसलिए प्रकार अपने संदर्भ में उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई विवाह कर लिए। तो अगर आप उसके संदर्भ में देखेंगे आपको लगेगा ये तो प्रकार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत चीज़ हो जाएगी। तो पहले उद्देश्य और प्रकार को अलग अलग करना आवश्यक होगा। ठीक है, तभी हम ये जान पाएंगे कि समाज में इससे प्रकार आएगा कि नहीं आएगा। अगर सोचिए कि वो ऐसा कर रहा है तो पूरा समाज में यही होने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, समाज संगठित न होकर विघटित होगा। ये जो विवाह की एक आचार संहिता बनी है, विवाह के प्रकार की एक प्रकार का एक जो मौलिक आदर्श बना है वो विघटित हो जाएगा, हर कोई बहुविवाह करने लगेगा। इसलिए उद्देश्य और प्रकार में अंतर किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला लिखिए। उस इकाई के संदर्भ में 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। डैश प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, कॉमा अकार्य। लिखिए, उस इकाई के संदर्भ में जिसका अध्ययन करना है, जिसके प्रकार का अध्ययन करना है, 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अकार्य। पूर्ण विराम। प्रकार का तात्पर्य उस इकाई द्वारा लाया गया वह परिणाम है जो व्यवस्था को संगठित करता है। दुष्प्रकार का तात्पर्य इकाई द्वारा लाया गया वो कार्य है या वह अलौकिक परिणाम है जो व्यवस्था को विघटित करने का काम करता है। वहीं अकार्य का तात्पर्य इकाई द्वारा लाया गया वह परिणाम है जो व्यवस्था को न तो विघटित करेगा और न ही संगठित करने का कार्य करेगा। तो इन तीनों का अध्ययन करना, इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा कि ये इकाई क्या प्रकार कर रही है, क्या दुष्प्रकार्य कर रही है या क्या नहीं कर रही है, मतलब अकार्य कर रही है। तीसरा लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्त या अव्यक्त प्रकार्य को भी ध्यान में रखना होगा। मर्टन के अनुसार उस इकाई के संदर्भ में व्यक्त या अव्यक्त प्रकार्य को भी ध्यान में रखना होगा कि वो इकाई प्रकट रूप में कौन सा प्रकार्य कर रही है और अप्रकट रूप में कौन सा प्रकार्य कर रही है। प्रकट प्रकार्य का तात्पर्य इकाई द्वारा अलौकिक या लौकिक वह परिणाम है जो दिख रहा है, प्रकट प्रकार्य। अवलौकिक या लौकिक वह परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में संगठन लाते हैं और जिनको मान्यता मिली रहती है और जो इच्छित होते हैं।
वहीं अव्यक्त प्रकार का तात्पर्य इकाई द्वारा वे परिणाम या अप्रत्यक्ष परिणाम हों जो मान्य और इच्छित नहीं होते हैं, जो हो जाते हैं। इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण भी दिया समझाने के लिए, वो उदाहरण लिख लीजिए। जैसे न्यू एरोजीना अमेरिका की एक स्थान है, न्यू एरोजीना। उसमें जब सूखा पड़ जाता है तो रेड इंडियंस नामक जनजाति के लोग पहाड़ों से पत्थर गिराते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि पत्थर जिस प्रकार गड़गड़ की आवाज़ करके गिरता है, उसी प्रकार बादल भी गड़गड़ की आवाज़ करेगा और बारिश होगी। अतः बारिश कराना ये इच्छा है इनकी, सामाजिक मान्यता है, तो ये प्रकट प्रकार्य है। लेकिन इसके माध्यम से उनके बीच जो वो इकट्ठा होते हैं, जो संगठन आता है, वो अप्रकट प्रकार्य होता है। ठीक, तो प्रकट और अप्रकट प्रकार्य में अंतर आवश्यक है, तभी पता चल पाएगा कौन सा इच्छित प्रकार्य था, कौन अनिच्छित प्रकार्य था जो हो गया। ठीक है, दोनों ही संगठन ला रहे हैं, लेकिन एक इच्छित था, दूसरा अनिच्छित था, बस यही चीज। अंतिम पॉइंट लिखिए, प्रकार्यात्मक विकल्पता। मर्टन के अनुसार उस इकाई के संदर्भ में प्रकार्यात्मक विकल्पता का भी ध्यान रखना होगा, अर्थात यदि वह इकाई किसी कारणवश अपने प्रकार की पूर्ति करना बंद कर दे तो क्या कोई दूसरी इकाई उसके उस प्रकार की पूर्ति कर सकती है, क्योंकि व्यवस्था में इकाइयों के प्रकार में विकल्पता पाई जाती है। तो ऐसे प्रकार्यात्मक विकल्प की खोज करना होगा। ये 5 बातों का ध्यान रखना होगा, ये 5 बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, किसी भी इकाई के प्रकार के अध्ययन के लिए। तो लिखिए, उपर्युक्त इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से किसी भी सामाजिक व्यवस्था तथा उनकी इकाइयों के प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है। यही मर्टन का प्रकारवाद का संशोधित प्रारूप है। आलोचना लिख लीजिए, प्रकारवाद की आलोचना, मर्टन के प्रकारवाद की आलोचना। इन्होंने आलोचना की थी, वो तो आप लिख ही दोगे, ड्रेटल, ब्राउन और मेलिनोस्की की। इनके प्रकारवाद की आलोचना, तो परवर्ती समाजशास्त्री मर्टन के प्रकारवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मर्टन के प्रकारवाद में पुनरुक्ति का दोष पाया जाता है, क्योंकि मर्टन अपने प्रकारवाद के विभिन्न बिंदुओं में थोड़े बहुत हेरफेर के साथ एक ही बिंदु को बार बार प्रस्तुत करते हैं। उसे ही कहीं उद्देश्य तो कहीं प्रेरणा के रूप में संबोधित करते हैं, तो उसे ही आगे चलकर व्यक्त या अव्यक्त प्रकार के रूप में संबोधित करते हैं। ये आलोचकों का कहना था। विभिन्न आलोचकों ने अन्य आलोचना, दूसरी आलोचना लिख लीजिए। साथ ही साथ अन्य आलोचकों ने कहा है कि मर्टन अध्ययन का तरीका बताते हैं, न कि कोई सिद्धांत। अतः मर्टन का यह सिद्धांत कम, तरीका अधिक प्रतीत होता है। इसलिए इसका स्थान समाजशास्त्र की तुलना में दर्शन शास्त्र में अधिक उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र में अध्ययन या विधि का प्रयोग या तरीके का प्रयोग, जबकि समाजशास्त्र में सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। दर्शन शास्त्र में तरीका बताया जाता है, अध्ययन का सिद्धांत बताए, अध्ययन के तरीके बताए जाते हैं या अध्ययन की विधि बताई जाती है। तो तरीके या विधि का प्रयोग दर्शन शास्त्र में होता है, न कि समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र में सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इसलिए मर्टन ने तरीका बताया है, न कि कोई सिद्धांत दिया है प्रकार की पहचान करने का। ठीक है, तो ये प्रकारवाद हो गया। अब नेक्स्ट हम कल के वीडियो में संघर्ष के सिद्धांत पढ़ेंगे, लेविस्कूजर, मार्क्स और राल्फ डहरेनडॉर्फ का। बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट होगा अंतःक्रिया और लास्ट होगा संरचनात्मक। ये 4 वीडियो में समाप्त होगा। तो ये पहला है प्रकार्यात्मक
न समझ में आया हो दोबारा पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।